अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरियाब अफरीदी। ये नजर डालते हैं गोल्डन बूट में आज की टॉप स्टोरीज पर। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना ने टाइटल तो जीत लिया, मगर टाइटल जीतने के बाद हार का सिलसिला जारी। एक और मैच में हुआ शिकस्त का सामना। क्यों हुआ ये शिकस्त का सामना, देखिए आज के प्रोग्राम में। अपकमिंग मैचेस की अगर बात करें, प्रीमियर लीग टाइटल की विनर मैनचेस्टर सिटी और यूएफए चैंपियंस लीग की फाइनलिस्ट मैनचेस्टर सिटी अपना मैच खेलेगी प्रीमियर लीग में ब्राइटन के साथ। और क्या पेप गार्डियोला इस मैच में टाइटल जीतने के बाद दे पाएंगे नए खिलाड़ियों को मौका? और फुटबॉल नहीं है आसान, ऐसे हकायक जिनके बारे में जानकर मदाह भी हुए परेशान। क्या है वो हकायक, देखिए इस पर एक खसूसी रिपोर्ट। और वर्ल्ड क्लास किलियन एम्बापे को रियल मैड्रिड ने दिखाई सुर्ख झंडी। उसके बाद एम्बापे ने अब किस चीज से कर दिया है इनकार? रोनाल्डो एक दफा से फिर पूरी दुनिया को हैरान करने में हुए कामयाब, और ऐसा क्या किया कि मुस्लिम प्लेयर्स और मुस्लिम उम्मा के दिल जीत लिए। 2022 के बैलन डी'ओर विनर करीम बेंजेमा फ्रांस और रियल मैड्रिड की तरफ से खेलने वाले ये खिलाड़ी अब दोबारा से है इन्हें एतराज। फुटबॉल पर कई सवालात उठा दिए। ये सब कुछ देखिए आज के प्रोग्राम में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। प्रोग्राम में हम जिस मैच की बात करने जा रहे हैं, बार्सिलोना का ये मैच हुआ है रियल वैलाडोलिड के साथ। और बार्सिलोना ला लीगा में ला लीगा टाइटल जीतने में कामयाब हो चुकी है, और वो तमाम खबरें हम अपने प्रीवियस शोज़ में शामिल कर चुके हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त ये अचीवमेंट बार्सिलोना की रही है, लेकिन कितनी बड़ी अचीवमेंट थी कि इस अचीवमेंट के बाद जो भी मैच खेल रही है वो हार ही रही है। इस मैच में भी रियल वैलाडोलिड जो कि रेलीगेशन बैटल से लड़ रही है, उस टीम से हार गई है। 3-1 से रियल वैलाडोलिड ने ये मैच अपने नाम किया है और बुरी शिकस्त का सामना। रियल वैलाडोलिड वर्सेस बार्सिलोना। जी हाँ, आपने देखा 3-1 से वैलाडोलिड या वायाडोलिड, अफरीदी दोनों ही कहते हैं, से मैच जो है वो अपने नाम किया है 3-1 से। बार्सिलोना एक ही गोल करने में कामयाब हुई। लेवेंडोस्की का बहुत ही खूबसूरत गोल था 84वें मिनट में, लेकिन दूसरी तरफ क्रिस्टियनसन जो थे ऑन गोल हुआ उनका दूसरे ही मिनट में। रियल वैलाडोलिड को जो है वो बर्तरी मिल गई थी। उसके बाद साइल लैरन जो थे उन्होंने 22वें मिनट में पेनल्टी पे गोल किया, और फिर पलाटा जो है 73 मिनट में गोल किया उन्होंने, जिसको पहले ऑफसाइड करार दिया गया, लेकिन बाद में चेक करने के बाद कहा गया नहीं ये गोल है। अफरीदी, बार्सिलोना टाइटल जीत गई है, तो टाइटल जीतने के बाद जानबूझ के ऐसा खेल रही है, या आपको लगता है कि को नज़र ही नहीं आ रही थी उनकी तरफ से, एक दो शॉट्स बस नज़र आए? एक्चुअली में एस्पानियोल के फैंस भी यही कह रहे हैं कि जानबूझ के हारी है ताकि हम रेलीगेट हो जाएं। अब हमने पहले भी बताया था जब एस्पानियोल के साथ इनका मैच था, जो कि ये टाइटल, उस मैच में उन्होंने टाइटल जीत गए थे, और सर्कल के अराउंड जब सेलिब्रेट करे थे तो एस्पानियोल के फैंस ने इनकी चार्ज किया था और ग्राउंड से फिर इनको बाहर जाना पड़ गया था। तो अभी इस मैच पे बार्सिलोना से ज़्यादा एस्पानियोल की नज़रें थी कि बार्सिलोना जीते और वायाडोलिड जो है वो नीचे आए रेलीगेशन बैटल में, और एस्पानियोल ऊपर चली जाए। देखो, इस पे हम बात करते हैं। पहले हम आपको स्टैट्स दिखाते हैं इस मैच के, क्या स्टैट्स थे और क्या सूरत हाल थी दोनों टीम्स की तरफ से। आप देख रहे हैं 16 शॉट्स से बार्सिलोना की तरफ से, जबकि दूसरी तरफ 8 शॉट्स थे। शॉट्स ऑन टारगेट ज़्यादा थे अफरीदी बार्सिलोना के, 6 थे, 4 जो है वो यहाँ पर रियल वैलाडोलिड के थे। पोजीशन भी आप देख रहे हैं 70% बार्सिलोना ने रखा, 30% रखा सिर्फ रियल वैलाडोलिड ने, फिर भी वो मैच जीत गया। पासेस आप देख रहे हैं बहुत ही कम पासेस थे रियल वैलाडोलिड के, जबकि दूसरी तरफ बार्सिलोना के बहुत ही ज़्यादा, फिर भी मैच हार गए। पास एक्यूरेसी भी ज़्यादा थी, फिर भी मैच हार गए। फाउल्स कम थे, फिर भी मैच हार गए। कॉर्नर्स ज़्यादा थे, बार्सिलोना के 6, रियल वैलाडोलिड के 2 थे, फिर भी मैच हार गए। सब कुछ ज़्यादा होने का मतलब अफरीदी ये नहीं होता कि आप बहुत मैच ही जीतेंगे। एट द एंड आपका यही देखा जाता है कि आपका जो है वो आप कितने, सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट होता है वो गोल्स का खाना होता है कि वो किसका ज़्यादा है, और इस मैच में वायाडोलिड का ज़्यादा था। और अगर बात की जाए तो काउंटर अटैक पे ही उन्होंने रिलाई किया था वायाडोलिड ने इस मैच में। और अगर आप गोल्स भी देखें तो जो पेनल्टी भी मिली थी वो काउंटर अटैक ही था। उन्होंने लॉन्ग बॉल्स खिला के बार्सिलोना को, उन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि बार्सिलोना को किस तरह शिकस्त दे सकते हैं, तो लॉन्ग बॉल्स के थ्रू उन्होंने एक तरह से पेनिट्रेशन क्रिएट की उनके डिफेंसिव लाइन में, और वही उनकी स्ट्रेटेजी जो थी कामयाब रही। और दूसरा भी अगर वो तीसरा गोल जैसे कहें, क्योंकि इनके लिए तीसरा गोल था, लेकिन क्योंकि पहला गोल तो ऑन गोल था, तो इस लिहाज से उनके प्लेयर का, प्लाटो का जो था, वो भी एक तरह से काउंटर अटैक ही था।
और जिसको फिर बार्सिलोना उसके आगे बेबस हो गई। दो बार्सिलोना की तरफ से भी एक लेवेंडोस्की का बड़ा ज़बरदस्त हेडर था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ऐसे ही लगता है गोलकीपर तैयार नहीं थे, बस उनके हाथ से वो लग गया, सीधा डायरेक्शन ऐसी थी और इस वजह से वो गोल नहीं हुआ। और एनीवेज अब पॉइंट्स टेबल आपको दिखाते हैं अफरीदी। वही बात जो आप एस्पानियोल की कर रहे थे, 34 पॉइंट्स के साथ 19वें नंबर पे है वो, जो पिछले मैच में हारी है। और पॉइंट्स टेबल दिखाएगा जी, ये पॉइंट्स टेबल आपके सामने है। बार्सिलोना आप देख रहे हैं टॉप, ऑफ कोर्स टाइटल जीती हुई है, लेकिन अगर आप इसके बाद वाला दिखाएं 11 to 20 वाला, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके सामने, जी हाँ, 11 to 20 में आप देख रहे हैं 19वें नंबर पर एस्पेनियोल है जो 34 पॉइंट के साथ है। वैलाडोलिड 17वें नंबर पर है 38 पॉइंट के साथ, और कैडिस जो है वो 16th नंबर पर है 38 पॉइंट के साथ, और एक ही पॉइंट से अल्मेरिया जो है वो 15वें पॉइंट्स पर है 39 पॉइंट्स के साथ। जो आप बात कर रहे हैं अफरीदी, वो यहाँ पे होती हुई नज़र भी आ रही है कि अगर ये मैच रियल वैलाडोलिड जो है वो हार जाती तो फिर शायद वो कहानी कुछ और हो सकती हाँ, थी। फिर आप 3 पॉइंट्स उनसे माइनस कर दें और एस्पानियोल के साथ उनका पॉइंट्स गैप देखें कि वो रीचेबल था। एस्पानियोल अपना नेक्स्ट मैच जीतती तो उनसे आगे चली जाती। अब मैथमेटिकली बहुत मुश्किल हो गया, एस्पानियोल रेलीगेट होगी तो बहुत बड़ी उनके लिए ये कहा जा सकता है। वैसे उनकी जो फैंस बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बार्सिलोना जानबूझ के भी हारी है, वो आप स्पेकुलेशंस ही कह सकते हैं। ऑब्वियसली कोई भी परफॉर्मेंस देख के क्या लगता है आपको? परफॉर्मेंस देख के तो यही लग रहा था कि बार्सिलोना जीतने के लिए आई थी। अच्छा। और क्योंकि उन्होंने मतलब जिस तरह का एग्रेशन इस मैच में दिखाया, जिस तरह मतलब बॉल अपने पास रखा, तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि इंटेंशनल हार नहीं थी। अच्छा। इसको कभी भी स्पोर्ट्स में मैं तो बिलीव नहीं करता। इवन लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल खड़े हो जाते हैं ना कि फिर टाइटल जीती हुई टीम इस तरह की टीम से हार गई है। लेकिन मतलब इसमें अली एक और भी बात है जो मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप जब जीत जाते हो ना और आपके आगे कोई टारगेट नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेन जो है एक रिलैक्स मोड में चला जाता है, आप कंप्लेसेंट हो जाते हो। तो बार्सिलोना जो थी वो कंप्लेसेंट थी, आप ये कह सकते हो, क्योंकि उनको इस मैच से जीत के क्या मिलना था? कुछ भी नहीं मिलना था। तो प्लेयर्स फिर इस तरह की सिचुएशंस में इतना एग्रेसिव जीता तब जाता है जब कुछ मिलना हो, उसके अलावा फिर जीतने का कोई मकसद नहीं फिर है। उसमें आपकी इंजरी होने का भी खतरा होता है। अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इस मैच में कोई प्लेयर खेलता बार्सिलोना का और वो इंजर्ड हो जाता तो फिर तो बहुत बड़ा सेटबैक था। दूसरी तरफ अगर एक टीम है जो रेलीगेशन से बैटल कर रही है, उसने तो अपना 120% देना है, तो वो तो फिर ये नहीं देखेगी कि आपको इंजर्ड करना है या आपको किस तरह, बस उन्होंने तो हराने का सोचना है। चले बिल्कुल ठीक, लेकिन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पे रियल वैलाडोलिड ने और मैच जीता है। प्लेयर जो हमने फीचर किए हैं इस मैच में, प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए हैं साइल लेरिन। स्टैट्स में एक नजर डालते हैं इनके जो स्टैट्स हैं इस मैच में, क्या स्टैट्स थे ये आपके सामने। 8.5 रेटिंग थी, गोल्स जो एक है, असिस्ट एक किया है, एक्यूरेट पासेस 80% थे, चांसेस जो क्रिएट किए हैं वो 3 थे, टचेस 38 थे, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 3 थे, क्लियरेंसेस 3 थी, रिकवरीज 2 थी। जी हाँ, बहुत ही शानदार प्लेयर यहाँ पर साइल लेरिन जो उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त यहाँ पर हुआ चाहता है और वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और यहाँ पर हम अपकमिंग मैचेस में जिस मैच की बात करने जा रहे हैं वो है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस ब्राइटन। मैनचेस्टर सिटी जो कि यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करने के बाद, और दूसरी तरफ इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल भी जीत चुकी है और लास्ट मैच में उन्होंने ये टाइटल जीता था और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही है। ऑल दो स्टार्ट उनका स्लो था, लेकिन उसके बाद आर्सेनल टॉप कर रही थी, उसको किस तरह से पीछे छोड़ा वो सारा हम पिछले शोज में आपको बता चुके हैं। यहाँ पर ब्राइटन के लिए अफरीदी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि ब्राइटन जो है वो 6ठे नंबर पर है 61 पॉइंट्स के साथ, और लिवरपूल 66 के साथ 5वें नंबर पर है। लेकिन एक बात ये भी क्रेडिट जाता है कि पहली दफ़ा वो यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, टॉप 6 में आ रही है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टॉप 10 में फिनिश करना उनके लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट थी, जिस तरह उनका पिछला सीज़न रहा है। जी हाँ, आपने ये देखा। और अफरीदी एक पॉइंट अभी भी चाहिए यहाँ पर ब्राइटन को, सामहाउ जो है वो किसी तरह या ड्रॉ कर ले या मैच जीत जाए ताकि वो फिर क्वालिफाई कर सकते हैं यूरोपा लीग के लिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि मैनचेस्टर सिटी की 10 विन्स हैं, ये रेगुलर विन्स हैं 11 मैचेस में ब्राइटन के अगेंस्ट, और रियाद महरेज के पास भी मौका है। साला जो है वो भी असिस्ट में टॉप पर है, दूसरी तरफ रियाद महरेज के पास। तो 4-5 हमने चीज़ें जो है वो व्यूअर्स ने भी देखी हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, लेने में कामयाब हो पाएंगे अगर लेते हैं इस मैच से जो मैनचेस्टर सिटी के साथ, क्योंकि टाइटल विनर्स से पॉइंट्स लेना और फिर मतलब एक इतनी बड़ी अचीवमेंट अगर आप करने जा रहे हो
और उसमें वो जो फाइनल स्टेप है वो आप चैंपियन के अगेंस्ट लो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट एक तरह से और भी हो जाएगी। कि स्ट्रैटेजी क्या होनी, आपको लगता है कि सिर्फ डिफेंस पे जाएं? नहीं, ब्राइटन ये कभी भी नहीं करेगी। अच्छा। और इनको करना भी नहीं चाहिए। इसी वजह से तो उन्होंने आर्सेनल को हराया था कि वो अपने जो बेसिक गेम है उनका अटैक करना और हाई प्रेस करना, पूरे सीजन उन्होंने सारी टीमों के अगेंस्ट यही किया है। और इसी वजह से उन्होंने एमिरेट्स में जो आर्सेनल का होम ग्राउंड है वहाँ पे इनको 3 गोल से हराया था। तो वही स्ट्रेटजी के साथ जाएगी मैनचेस्टर सिटी। वैसे भी इस मैच को बैकअप के तौर पे लेगी और अपने जो यंग प्लेयर्स हैं उनको खिलाएगी। ये इस तरफ मैंने आना भी है कि पेप गार्डियोला, आपको लगता है अब सिटी में नए खिलाड़ियों को ज़्यादा इस मैच में मौका देंगे या वो जीत की मेंटालिटी से ही जाएंगे? जीत की मेंटालिटी तो जाएंगे, लेकिन नए प्लेयर्स भी तो जीत सकते हैं। उनको भी तो एक टेस्ट तो ये उन्होंने चेक भी किया पिछले काफी मैचेस में, दिखाया भी है कि उनके पास जो बेंच पे इवन थर्ड जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दे रहे हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने अपने जो प्रीमियम प्लेयर्स हैं, जो कि 11 प्लेयर्स जो स्टार्टिंग 11 फाइनल खेलेंगे यूएफए चैंपियंस लीग, उनको भी प्रोटेक्ट करना है। किसी तरह अगर उनको किसी को इंजरी हो गई तो वो अर्लिंग हालैंड खेलेंगे। अर्लिंग हालैंड अगर खेलेंगे भी तो पूरा मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा, एक तो खेलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे प्लेयर्स के लिए रिकॉर्ड्स बनाना बड़ा रिकॉर्ड तो वो बना चुके हैं। वो प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ चुके हैं उन्होंने, और कौन से रिकॉर्ड ब्रेक कर। ये बात आपने अच्छी की है। और कौन से, लेकिन कुछ ऐसा भी कर सकते हैं ना कि फिर आगे कोई प्लेयर उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए शायद काफी साल उसको लग जाए। हेड टू हेड्स पे नजर डालते हैं दोनों टीम्स के दरमियान कितने मैचेस अभी तक हुए हैं, कितने किसने जीते हैं और रिसेंट पास में क्या सूरत हाल रही है। हेड टू हेड्स, जी हाँ, इन दोनों के ये आपके सामने स्क्रीन पे 12 मैचेस जो हैं वो दोनों टीम्स के दरमियान हुए हैं। 11 विन जो है वो मैनचेस्टर सिटी के हिस्से में आई हैं, एक ही जीता है ब्राइटन ने। और प्रीवियस अगर मैचेस की अगर ड्रॉ कोई नहीं हुआ, ये बात देखने वाली है। और यहाँ पे ब्राइटन को मैच ड्रॉ करना भी बहुत ज़रूरी है एक पॉइंट लेने के लिए। अफरीदी, अभी तक ड्रॉ नहीं हुआ मैच, आपको लगता है ड्रॉ करने में कामयाब हो पाएगी ब्राइटन? ड्रॉ की ज़रूरत है, लेकिन वो ड्रॉ की नीयत से नहीं जाएंगे। अगर कभी भी आप इस तरह की अप्रोच के साथ जाते हैं तो आप फिर अपना स्क्रिप्ट भी भूल जाते हैं। अगर जीत के लिए जाएंगे तो ड्रॉ एक ऐसा रिजल्ट है जो उनके लिए फेवरेबल है। लेकिन ये ना हो ना कि जीत की लगन में जाते हुए, अटैक करते हुए बहुत से गोल शुरू में ही करवा लें और फिर इतना प्रेशर में आ जाएं कि बाद में ड्रॉ वाला सूरत हाल भी हाथ से निकल जाए। हाँ, लेकिन शायद इसके बाद भी मौका होगा ब्राइटन के पास। हाँ, ऑब्वियसली एक मैच रहता है उनका, तो फाइनल गेम भी है इन हैंड। चलें, बिल्कुल, जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच होने जा रहा है आज ब्राइटन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का। और मैनचेस्टर सिटी देखते हैं अपनी डोमिनेंस रखती है टाइटल जीतने के बाद लीग में, या फिर वो भी नए प्लेयर्स को मौका देते हैं और सिर्फ इसलिए मौका देते हैं कि वो मैच खेले, जीत ऑफ कोर्स जीतने के लिए जाते हैं या ड्रॉ की स्ट्रेटजी से जाते हैं, जस्ट मैच खेलने की स्ट्रेटजी से जाते हैं, ये देखना होगा। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो प्लेयर्स के हवाले से अगर बात करें तो प्लेयर जो हमें नज़र आ रहे हैं मैनचेस्टर सिटी में, ऑफ कोर्स नन अदर देन अर्लिंग हालैंड। और अर्लिंग हालैंड खेलते हैं या नहीं, व्हाट अ प्लेयर मैनचेस्टर सिटी के अर्लिंग हालैंड। और अफरीदी अर्लिंग हालैंड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन उनके प्लेयर इतना अच्छा प्लेयर बनने में बाकी खिलाड़ियों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, और वो क्यों रहा है वो बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम दूसरी टीम की अगर बात करें तो दूसरी टीम के जो प्लेयर हमें नज़र आ रहे हैं वो हैं मैकअलिस्टर, जो कि फीचर हो सकते हैं इस मैच में ब्राइटन की तरफ से। और क्या ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, जी हाँ, अर्जेंटीना के मैकअलिस्टर और दूसरी तरफ अर्लिंग हालैंड। अफरीदी, दोनों प्लेयर ही बड़े ज़बरदस्त। ऑफ कोर्स अर्लिंग हालैंड से आप उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन मैनचेस्टर सिटी भी अब देख रही है मैकअलिस्टर, क्योंकि लिवरपूल भी जाना चाह रहे हैं, न्यूकैसल भी उनको ख़रीदना चाह रही है, सिटी भी ख़रीदना चाह रही है। तो इस मैच में आपको लगता है कि मैकअलिस्टर ऐसी परफॉर्मेंस देंगे कि सिटी मजबूर हो जाए उनको ख़रीदने के लिए? ऑब्वियसली वो इस सीज़न काफ़ी आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है, पिछले सीज़न भी, लेकिन इस सीज़न थोड़ा सा लाइमलाइट इस वजह से भी आए हैं कि उन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत शानदार परफॉर्मेंस की, वर्ल्ड कप जीता अपने मुल्क के लिए। तो फिर ऑटोमेटिकली आप जब वर्ल्ड कप के बाद आते हो अच्छा परफॉर्म करके, तो बड़े क्लब्स आपके ऊपर नजरें जमा लेते हैं। और मैनचेस्टर सिटी क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा और इल्काई गुंडोगान जो दोनों हैं प्लेयर्स हैं, वो शायद छोड़ के चले जाएं, तो उनकी रिप्लेसमेंट एक इनके पास मैकअलिस्टर भी है, दूसरा ये खुद प्रेफरेंस इनकी लिवरपूल है, लिवरपूल के साथ शायद एग्रीमेंट हो भी जाए, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी में इनको पता है कि इनको रेगुलर टाइम नहीं मिलेगा। मैनचेस्टर सिटी का स्क्वाड डेप्थ बहुत ज़्यादा है, उसमें आप हर मैच नहीं खेलते, लेकिन लिवरपूल में हर मैच इनको गारंटीड मिलेगा। चलें, लेट्स सी। और ये दो प्लेयर्स हैं जो कि हमें, और इनका आपस में कंपैरिजन भी हमने किया है, टॉप स्कोरर्स दोनों के जो परफॉर्मेंसेज अभी तक रही हैं ये आपके सामने है। मैकअलिस्टर मिडफील्डर है और इसीलिए उनके गोल्स आपको कम नज़र आ रहे होंगे। अटैकर है दूसरी तरफ, 36 गोल्स हैं अर्लिंग हालैंड के, जो कि रिकॉर्ड है प्रीमियर लीग का। एक्सपेक्टेड गोल्स अभी आप देख रहे हैं दोनों के, और असिस्ट भी देख रहे हैं दोनों की तरफ से। मिनट्स पर गोल जो है वो आप ये देखिए, मिनट्स पर गोल में आप 276 जो है वो मैकअलिस्टर के हैं, जबकि 75 है सिर्फ अर्लिंग हालैंड के। और शॉट्स ऑन टारगेट पर मैच जो है
उसमें भी ज़्यादा जो है वो नंबर्स हैं अर्लिंग हालैंड के, और दोनों ने जो मैच खेले हैं वो ऑलमोस्ट बराबर है, एक ने 33 खेले, एक ने 34 खेले, और प्लेयर ऑफ द मैच 9 हुए हैं, अर्लिंग हालैंड 6 हुए हैं, मैक अलिस्टर। अफरीदी, अर्लिंग हालैंड ऑफ कोर्स गोल्स तो ज़्यादा कर ले, लेकिन यहाँ पे उनको जो ये गोल्स बनाने का जो रिकॉर्ड भी उन्होंने अचीव किया है, उसमें बाकी प्लेयर्स की बड़ी एक शमूलियत रही है, उनको असिस्ट मिले हैं ऐसे, और कुछ तो गोल सिर्फ टैप इन ही थे। तो ये इस अगर इस यानी आप पैराए में इन दोनों का कंपैरिजन करें तो कौन सा बेटर प्लेयर आपको लगता है? ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड जो है वो बहुत ही बड़ा प्लेयर है। मैक एलिस्टर अपनी पोजीशन का अभी करंट अगर आप सिचुएशन निकालेंगे करंट फुटबॉल में तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं अपनी मिडफील्ड की पोजीशन में। लेकिन अगर स्ट्राइकर्स की बात की जाएगी तो अर्लिंग हालैंड तो उस लेवल पे पहुंच रहे हैं और जा रहे हैं कि उनका वन ऑफ द ग्रेट्स में नाम लिया जाएगा। चले बिल्कुल जी हाँ, ये एक कमिंग अप मैच में बड़ा मैच ब्राइटन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के दरमियान होने जा रहे हैं, और यहाँ प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे आज की कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स, ट्वीट्स हमारे पास कौन सी है सबसे पहले आपको दिखाते हैं और क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। जी हाँ, जूल्स कोंडे इज ओपन टू लिविंग बार्सिलोना एंड द क्लब वुड बी विलिंग टू सेल हिम फॉर अराउंड 80 मिलियन यूरो। ही डज नॉट फील कंफर्टेबल एट फुल बैक। अफरीदी, एक्चुअली में ये हैं सेंटर बैक, और बार्सिलोना जावी जो है इनको फुल बैक खिला रहे थे इस सीज़न, और वो उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया था कि मुझे इस पोजीशन पे खेलना नहीं पसंद। तो वो जावी ने इनके साथ मीटिंग की है। वैसे जावी के अकॉर्डिंग, जो जावी खुद कह रहे कि हम दोनों के बीच में बात हुई है और वो नाराज़गी जो है दूर हो गई है, लेकिन कोंडे का अभी भी पर्सपेक्टिव वही है कि मैं सेंटर बैक हूं और मैं सेंटर बैक ही खेलूंगा, अगर आप मुझे खिलाएंगे तो सही है। इस वजह से अब जो है वो छोड़ रहे हैं वो क्लब, और 80 मिलियन में जो है वो इनको जो है वो सेल कर रही है बार्सिलोना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट दिखाइए। बुकायो साका साइंस अ न्यू 4-year कॉन्ट्रैक्ट एट आर्सेनल। अफरीदी, बहुत बड़ी खबर आर्सेनल के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है आर्सेनल के लिए, और ये व्यूअर्स को हमने जनवरी में बता दिया था कि उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की, जो कि बहुत अरसे से ड्यू था। 2024 में इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना था, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं इस आर्सेनल का जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, जो ईडू ने स्टार्ट करवाया था मिकेल आर्टेटा से, उसके सबसे अहम पार्ट हैं ये, और इन्होंने भी रजामंदी जाहिर की है। बस ये था कि थोड़ा सा सैलरी के ऊपर नेगोशिएशन हो रही थी। अब 300 के जो पाउंड्स हैं वो इनको पर वीक मिलेंगे। अच्छा। और एक 21 साल प्लेयर के लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट है, और वैसे भी आर्सेनल जो है 300 के से ऊपर किसी प्लेयर को देती भी नहीं है, तो इन्होंने अपना पीक जो है वो अचीव कर लिया है। Exactly. और 15 मिलियन पर ईयर इनको मिलेगा, ये 4 साल का जो स्पैन है। बहुत ही जबरदस्त ये न्यूज़ हमने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट एक और बड़ी अच्छी ट्वीट है हमारे पास, आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, व्हाट अ गोल फ्रॉम डिस्टेंस टू गिव अल नसर द 3-2 लीड। यहाँ पे मैच जिता दिया, फिर से शायकीन को खुश कर दिया रोनाल्डो ने, और हैरान भी कर दिया सभी। ये देख भी रहे हैं आप स्क्रीन पे, बहुत ही खूबसूरत जो है अफरीदी यहाँ पे मैच खेला गया है, और लीड दिलवा दी रोनाल्डो ने। उसके बाद क्या किया वो भी हम आपको बताएंगे, पहले मैच में थोड़ा सा अफरीदी बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि अल नसर की रिसेंट फॉर्म जो थी वो काफ़ी ख़राब जा रही थी, और खबरें भी आ रही थी जा रहे हैं आ रहे हैं रोनाल्डो, और नाराजगियाँ भी हो रही थी रोनाल्डो की। जो ऑनर हैं उनके साथ भी कुछ ट्वीट्स आ रही थी, बात हो रही थी बीच में कि रूमर्स भी थे, कुछ अफवाहें भी थी। यस हाँ, और अभी इन्होंने एक क्रूशल टाइम पे विनर स्कोर किया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये विक्ट्री अल नसर के लिए। बिल्कुल, और अल नसर के लिए विक्ट्री इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और इसकी बात पेशेंट को किसने की थी अफरीदी? बिल्कुल हमने की थी, और हमने काफ़ी शुरू पे बताया था अल नसर जा रहे हैं तो शायद हमें ऐसे मनाजर भी देखने को मिले, और ये मनाजर आप देख रहे हैं यहाँ पे। रोनाल्डो जो है वो प्लेयर्स के साथ हैं, और यहाँ पे सजदा किया है अफरीदी उन्होंने, और जिससे फैंस बड़े खुश हुए हैं, प्लेयर्स बड़े खुश हुए हैं। और ये जो हमने बात की थी कि ये भी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि क्या पता रोनाल्डो, लेकिन शायद अब इसके ऊपर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगे तो फिर ही क्लियर करेंगे कि ये खुश करने के लिए जेस्चर था या क्या है, क्योंकि इस पे अब बहुत से सवाल होंगे। जी बिल्कुल, पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि इन्होंने ये सजदा किया, लाइमलाइट ले लिया एक दफा फिर रोनाल्डो ने यहाँ पे। लाइमलाइट जो है वो रोनाल्डो के हिस्से में आती रहती है, और बेशक आपने ये प्रेडिक्शन भी दी थी कि सऊदीया जा रहे हैं तो क्या कुछ एनवायरनमेंट का असर पड़ सकता है, मुस्लिम बनने की तरफ जा सकते हैं। तो अगर वो कड़ी है ये, तो फिर तो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। एग्जैक्टली और इतना बड़ा प्लेयर जो है, लेकिन मुझे जो ऐसा लगता है हम वेट करेंगे, और जो भी नेक्स्ट स्टोरी आएगी ये मेंशन तो करेंगे कि उन्होंने ये क्या किया और क्यों किया और किसके कहने पे किया और किस लिए किया, तो उसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन बहुत ही अच्छा जेस्चर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आपको दिखाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो ट्वीट है, नाराज रहते हैं ये, और नाराज रहते हैं अक्सर जो है वो नाराज हो भी जाते हैं। और ये है करीम बेंजेमा। व्हेन करीम बेंजेमा शेयर्ड हिज थॉट्स ऑन हाउ फुटबॉल हैज चेंज। अफरीदी बैलन डी और जीता 2022 में, शिकवे ख़त्म नहीं हुए। इंस्टा पे स्टोरीज डाली इन्होंने पहले जब मैसी को दिया गया प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड कि मैं भी तो हूँ भाई, मेरी ये अचीवमेंट्स थी। अब कुछ अरसे से गोल नहीं कर पा रहे, लाइमलाइट में नहीं है, तो ये लाइमलाइट लेने के लिए ट्वीट की है उन्होंने। क्या आपको लगता है? जी बिल्कुल, जैसे हमने पहले भी बताया था, इन्होंने जो इनको नहीं मिला था फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, तो अपने परफॉर्मेंसेस इंस्टा पे लगा दी थी। अभी एक्चुअली में आउट ऑफ फॉर्म भी चल रहे हैं, और इनका वैसे पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे सही लगता है। अब इन्होंने किस लिए किया है वो तो इनको ही बेहतर पता होगा। इन्होंने कहा है कि जब आप 90 मिनट्स पूरा मैच खेलते हो और कुछ भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन 1 मिनट में आपको चांस मिल जाता है, टीममेट आपको पास दे देता है और आप गोल स्कोर कर लेते हो, तो जो सबसे अच्छा खेला होता है उस मैच में, उससे आप लाइमलाइट ले लेते हो। नहीं, मुझे एक यहाँ पे शिकायत है इनसे, और वो शिकायत ये है, खुद भी तो ये स्ट्राइकर है, ठीक है, खुद भी तो सारा मैच अच्छा नहीं खेलते, खुद भी तो आगे खेलते हैं। अब ये बात जो हमें, ये तो हर बहुत से पंडित्स कर चुके हैं, बहुत से एनालिसिस करने वाले लोग करते हैं, और की भी जाती है कि जो भी प्लेयर, ऑफ कोर्स जो फुटबॉल से अलहदा दुनिया है उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो फुटबॉल के लवर्स हैं, जो शायकीन हैं, उनको तो पता है कि मिडफील्ड में कौन सा प्लेयर किस कैलिबर का है। स्ट्राइकर जो है वो, आप अर्लिंग हालैंड की बात करें या किसी भी प्लेयर की बात करें, तो अब वो जो स्ट्राइकर्स हैं वो भी, चलो अगर 10 मैचेस हैं उसमें से एक गोल ऐसा कर लेंगे ना कि जो उनको मिलेगा और बस आसान सा गोल था, लेकिन बाकियों में तो वो अपनी कैपेबिलिटी और स्किल्स के ऊपर ही गोल करते हैं ना। जी बिल्कुल, और इन्होंने अपने आप को भी मेंशन किया है कि बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जिसमें मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करता और मुझे बस एक गोल मिल जाता है, मैं स्कोर कर लेता हूं और सारी हेडलाइन टीममेट से मैं छीन लेता हूं। और उन्होंने इसी चीज को क्रिटिसाइज किया कि ये अच्छी चीज नहीं है। जो अच्छा फुटबॉल थ्रू आउट द मैच खेलता है उसको लाइमलाइट मिलनी चाहिए, उसको प्रेज मिलनी चाहिए, सिर्फ गोल स्कोरर को नहीं मिलनी चाहिए। बट आई थिंक सो ये काफी अरसे से लाइमलाइट में नहीं थे करीम बेंजेमा, और कोई इनके बारे में बात नहीं कर रहा था, और उन्होंने कहा चलो एक ऐसी ट्वीट करते हैं कि लोग दोबारा से याद करें कि करीम बेंजेमा भी कोई हैं। तो लेट्स सी, एनीवेज बात ठीक है, और इस पे तो कोई दौर आया नहीं है, पहले भी बहुत से लोग ये बात कर चुके हैं, इन्होंने भी कर दी है, तो कोई अनोखी बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है, और ये है विनीशियस जूनियर के साथ जो है वो इजहार यकजहती किया गया है। क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू जो है उसकी लाइट्स ऑफ करके अफरीदी जो विनीशियस के साथ हुआ, जिस तरह उन पे आवाज़ें कसी गई, मैच में लड़ाई हुई, उनके रेसिज्म का सामना उनको बहुत शदीद करना पड़ा। कल भी हम बता रहे थे कि इतने तंग आ चुके हैं कि रियल मैड्रिड छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं स्पेनिश ला लीगा से, और प्लेयर तो बहुत ही बड़े हैं, कोई क्लब भी इनको हंसी खुशी कबूल करेगा। लेकिन अब ये जेस्चर देख के क्या एक फिलर किया जा रहा है, या आपको लगता है कि इस जेस्चर से उनके दिल जो दुखा है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका दर्द, या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी? ये वैसे देखा गया है कि फॉर्मेलिटीज़ ही होती हैं रेसिज्म के ऊपर, जो इवन प्रीमियर लीग में भी देखा गया कि नी लेना और इस तरह की चीज़ें करना। असल जो रूट कॉज है उसको एलिमिनेट करने की जरूरत है। और ये बड़ा अच्छा कल जो हमने शामिल किया, बताई बात कि अगर कहीं पे भी ये एलिमेंट हो और चीज़ें होनी शुरू हो तो मैच को आप बंद कर दें। उससे ऑफ कोर्स फैंस जो हैं वो ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो देखने आए हैं मैच। हाँ, लेकिन उसमें ये भी एक मसला है ना कि जो बाकी लोग हैं वो कहेंगे कि हमारा क्या कसूर है। नहीं, आपने 5 लोगों की वजह से मैच कंप्लीटली बंद ना करें, उस टाइम फ्रेम के लिए बंद कर दे जब तक उनको स्टेडियम से बाहर ना निकाल दे उन लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब देखें कि इतना बड़ा क्राउड होता है, ऑलमोस्ट 60,000 स्पेक्टेटर्स होते हैं, उसमें से आप 50 लोगों को, 10-15 लोगों को जो है उसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल काम है, आपको फिर घंटे लग जाने हैं। तो ये सोल्यूशन तो अच्छा है, अब इस पे मतलब और चीजें होनी चाहिए, और कुछ एड अप करके कोई इसका यानी फाइनल एक वो सोल्यूशन बनाया जा सकता है। ये एक आप कह सकते हैं कि एक मशवरा अच्छा है, लेकिन इसको मॉडिफाई करके आप मजीद जो है वो इसके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, और यहाँ पे नेमार और एम्बापे दोनों की लड़ाइयाँ चल रही पीएसजी में। किलियन एम्बापे विल नॉट टेक अप द ऑप्शन ऑफ a 1-year addition to his पर्सन सेंट जर्मन कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, पीएसजी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी खबरें जो आ रही थी, इन्होंने मना कर दिया है। अफरीदी रियल मैड्रिड ने तो सुरख झंडी दिखा दी इनको कि अभी नहीं, अगले साल देखेंगे जब आप पे पैसे नहीं होंगे। अब इन्होंने भी ये पीएसजी के लिए खेलने से इनकार कर दिया है। अब एक साल क्या करेंगे?
एक्चुअली में ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट तो अभी है 2024 अच्छा अभी तक है, का है। ठीक है। तो ये एक और सीजन पीएसजी में खेलेंगे। पीएसजी ने जो इनके साथ एग्रीमेंट की थी उसमें ये था कि पीएसजी अगर 2024 तक ये खेलते हैं उसके बाद एक एक्स्ट्रा साल भी पीएसजी को देना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं तब। तो वो पीएसजी ने मैसी की तरह की थी ना, कोई मैसी का भी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होता है 1 साल का, तो वो इन्होंने पीएसजी ने इनको ऑफर कर दी कि आप अगर चाहते हैं तो हम आपका एक और साल बढ़ा देते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने एक्सटेंड नहीं करना, और इसका यही मकसद है और मतलब है कि वो फ्री एजेंट होकर रियल मैड्रिड जाना चाहते हैं। बिल्कुल, लेट्स सी, यानी अगले साल भी काफ़ी कुछ चेंजिंग्स हमें देखने को मिलेंगी, और जो चेंजिंग्स यही खूबसूरती भी होती है आफरीदी, दुनिया का भी यही खूबसूरती है कि तब्दीली आती रहनी चाहिए, और नेचर की भी यही चीज़ होती है कि हर वक्त कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। एनीवेज, ये प्रोग्राम में कुछ ट्वीट्स थी और इसके साथ साथ कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स और कुछ पैकेजेस, कुछ मैचेस की बात अब कल के शो में दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। गोल्डन बूट आप मंडे टू फ्राइडे रात 10 बजे देखते हैं रोज़ाना, और उसमें पूरी दुनिया से जितने भी फुटबॉल से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, खबरें होती हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं। और ये पाकिस्तान में शायद एक वाहिद शो ही है जो कि सारी दुनिया से जितनी फुटबॉल की अफरीदी स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरें हैं वो इस शो में हम व्यूवर्स तक पहुँचाते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरियाब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैम्पियंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।